गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो हम आपके साथ फिर शाम के 6 बजे और हमारे लेक्चर जो हैं पी ब्लॉक के चल रहे हैं। ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है और हम ग्रुप 16 के ऊपर आपसे बातचीत कर रहे हैं। और लास्ट टाइम भी हमने आपको नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स के स्ट्रक्चर बना के दिखाए और बताया कि लिविस इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन के और उनके रेजोनेंस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि उनको कैसे बनाते हैं ये सारे मेथड्स हमने आपको एक्सप्लेन किए। और अब आगे चल रहे हैं, हमारे पास है ग्रुप 16 स्टूडेंट्स। हम बात कर रहे हैं ग्रुप 16 एलिमेंट्स की। और आपके पास ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम है। और NH2Lp4 है कंफिग्रेशन, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन स्टूडेंट्स। तो आज जो हम सबसे पहले बात कर रहे हैं डाई ऑक्सीजन की बात करते हैं। डाई ऑक्सीजन क्या होती है स्टूडेंट? ऑक्सीजन गैस से आप बहुत ज्यादा फेमिलियर हैं, कितनी ज्यादा प्रेजेंट है आपके एटमॉस्फेयर में, आपको पता है बाई वॉल्यूम कितना है, तो 19% के करीब आपका है। और डाई ऑक्सीजन को कैसे बनाएंगे स्टूडेंट्स? देखो, कुछ ऐसे साल्ट्स होते हैं, कुछ ऐसे साल्ट्स होते हैं स्टूडेंट जिनको हम डिकम्पोज कर सकते हैं हीट करके जिनमें ऑक्सीजन होती है। क्लोरेट्स है, नाइट्रेट्स है। देखो, क्लोरेट्स है, नाइट्रेट्स है, ऐसे कंपाउंड्स जो जिनको आप हीट करके उनमें ऑक्सीजन अवेलेबल है। और परमैंगनेट्स है। तो हम क्या करेंगे कि अगर हमने पोटेशियम क्लोरेट को हीट कर दिया स्टूडेंट, इसको हमने हीट कर दिया तो क्या बनेगा? KCl, और यहाँ पे ऑक्सीजन बनने वाली है। तो मैंने इसको लिख दिया, लेकिन ये रिएक्शन स्लो है, तुम्हें पता है कि इसके लिए कैटलिस्ट की जरूरत होती है। तो हम ऐड करते हैं MnO2। तो पिंच ऑफ मैंगनीज डाइऑक्साइड को ऐड किया जाता है स्टूडेंट, तो उसके बाद में हमें ऑक्सीजन गैस मिल जाती है। और कुछ ऐसे भी कंपाउंड्स हैं जिनको हम थर्मली डिकम्पोज कर सकते हैं। देखो, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में लो है, लोअर साइड पर हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऐसे ऑक्साइड्स, जो ऑक्साइड्स ऐसे भी कुछ ऑक्साइड्स हैं मेटल ऑक्साइड्स हैं जो थर्मली डिकम्पोज हो जाते हैं, इजीली थर्मली डिकम्पोज हो जाते हैं। तो मेटलर्जी के चक्कर में भी आपको पता है ऐसे कुछ ऑक्साइड्स हैं स्टूडेंट जिनको हम हीट करेंगे। सिल्वर ऑक्साइड को अगर मैं हीट करूंगा तो स्टूडेंट ये सिल्वर बना देगा, और क्या बनेगी? यहाँ से ऑक्सीजन गैस हमें मिल जाएगी। तो ये रिएक्शन थर्मोडायनेमिकली फेवरेबल है। डेल्टा जी गिव्स फ्री एनर्जी नेगेटिव होती है। तो ये कंपाउंड जो है ऑक्साइड्स ऑफ सिल्वर, तो ये डिकम्पोज हो जाते हैं। ये वाले जो मेटल ऑक्साइड्स हैं, ये जो मेटल्स हैं, ये लो इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है स्टूडेंट्स, तो इनको हम डिकम्पोज कर सकते हैं। मर्क्यूरिक ऑक्साइड को भी आप हीट करेंगे तो ये मर्करी लिक्विड और ऑक्सीजन गैस मिल जाएगी। तो इस तरह से और भी कुछ ऑक्साइड्स की मैं बात कर सकता हूँ। लेड, अगर लेड ऑक्साइड को मैं हीट करूंगा, लेड ऑक्साइड को मैं हीट करूंगा, Pb3O4, ये ऑक्साइड है लेड की स्टूडेंट्स। तो इसको भी हीट करूंगा तो ये क्या बनेगा? PbO और ऑक्सीजन गैस मिल जाएगी। तो इस तरह से हम इनको हीट कर सकते हैं, स्टूडेंट। तो आप इनको हीट कर सकते हैं। तो ये Pb3O4 से भी आपको ऑक्सीजन मिल जाएगी, इससे भी मिल जाएगी आपको। यहाँ पे लेड कितना है? 6। तो फिर हम ये इस तरह से ऑक्सीजन की गैस को बना सकते हैं। और इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं? डाई ऑक्सीजन की एयर के अंदर ऑलरेडी है, तो आप एयर से बना सकते हैं, लिक्विफिकेशन कर सकते हैं एयर की। तो एयर में जो गैसेज है, ऑक्सीजन गैस है, नाइट्रोजन है, या मान लो आर्गोन है, ये कुछ एयर में होती है। इनकी लिक्विफिकेशन करेंगे, प्रेशर को इंक्रीज करेंगे, टेम्परेचर को लो करेंगे, तो क्रिटिकल टेम्परेचर पर ये गैसेज लिक्विफाइड हो जाएंगी। फिर इनका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन किया जाता है। क्या किया जाता है? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से इनको सेपरेट किया जाता है। तो यहाँ भी ऑक्सीजन की गैस हम बना सकते हैं।
AF से भी ले सकते हैं। और क्या कर सकते हैं आप, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन कर सकते हैं स्टूडेंट वाटर का। H2O का क्या होगा स्टूडेंट, आप कह रहे हो H2O के अंदर आपके पास है H प्लस है और OH माइनस आयन होने वाले हैं। तो ये अगर आपने वाटर लिक्विड लिया है स्टूडेंट तो होगा क्या, फिर ये कैथोड में जाने वाला है और ये एनोड में जाने वाला है। तो एनोड में क्या होती है ऑक्सीडेशन, और ये क्या बनाएगी ऑक्सीजन गैस। तो एनोड में आपको ऑक्सीजन गैस मिल सकती है, आप बना सकते हैं OH माइनस से ऑक्सीजन गैस मिल जाएगी आपको। तो आप OH माइनस की ऑक्सीडेशन कर देंगे तो एनोड पर ये ऑक्सीजन मिलेगी, कैथोड पे हाइड्रोजन गैस बनने वाली है। तो वाटर की इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन भी हम कर सकते हैं। और देखिए कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है HOOH होता है स्टूडेंट। हाइड्रोजन पेरोक्साइड को आप हीट कर दो किसी मेटल और मैंगनीज डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में, तो ये भी डिकम्पोज हो जाता है, ये भी डिकम्पोज हो जाता है, आपको मिल जाएगा H2O प्लस O2 गैस। तो इस तरह से आप हाइड्रोजन पेरोक्साइड का भी डिकम्पोजिशन कर सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ए कैटलिस्ट। तो ये कुछ मेथड्स हैं जिससे ऑक्सीजन गैस को बनाया जा सकता है। डाई ऑक्सीजन अगर कुछ प्रॉपर्टीज देखें, ऑक्सीजन आपको पता है बहुत रिएक्टिव है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो ये मेटल और नॉन मेटल्स को के साथ मिलकर ऑक्साइड्स बना लेता है। इट रिएक्ट्स विद मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, तो ऑक्साइड्स बनने वाले हैं, बना लेगा। कैल्शियम के साथ रिएक्ट किया ऑक्सीजन ने, एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट किया ऑक्सीजन ने, और आप इसको रिएक्ट कर सकते हैं फास्फोरस के साथ। तो सब ऑक्साइड्स बनने वाले हैं। यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड बन गया, तो आपने देखा 2 है तो ये 2 कर दिया, 2 कैल्शियम ऑक्साइड बन गया। Al2O3 एल्यूमिना का आपको पता ही है स्टूडेंट, तो ये आपका 4 और 3 2Al2O3। तो फास्फोरस का आपको पता ही है, फास्फोरस क्या बनाता है P4 और 10। तो ऑक्साइड्स बन जाएंगे स्टूडेंट। कार्बन का रिएक्ट करोगे तो ऑक्सीजन के साथ तो बहुत ही एफिनिटी है, ऑक्सीजन कार्बन के लिए बहुत एफिनिटी है, कार्बन हैज हाई एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन, ये सीधा कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन गई। और अगर मैंने सल्फाइड्स की भी ऑक्सीडेशन हम करते हैं, आपको पता है ZnS को अगर मैंने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर दिया स्टूडेंट, तो ये आपको पता है रोस्टिंग की जाती है, सल्फाइड होती है, जिंक ऑक्साइड बन जाता है और सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, स्टूडेंट। तो इसको भी आप कर लो, 2SO2 है, तो फिर आप ZnS और 3O2, इस तरह से आपको सल्फर डाइऑक्साइड गैस मिल जाएगी। और ये रोस्टिंग के लिए भी यूज होती है, आपको पता है। दूसरा कंबस्शन रिएक्शन में तो यूज कर ही रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी कंबस्शन विदाउट ऑक्सीजन के हो नहीं सकती। तो कंबस्शन रिएक्शन को भी आपको पता है। कंबस्शन जितने भी फ्यूल्स हैं स्टूडेंट, ऑल द फ्यूल्स नीड ऑक्सीजन। ऑक्सीडेशन होती है, कंबस्शन होती है। कंबस्शन क्या होती है? कंबस्शन भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है। कोई भी आप फ्यूल लेंगे, अगर आपने नेचुरल गैस ले ली, मीथेन ही ले ली, तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, और फिर हीट एनर्जी निकलती है जिससे आप अपना कुकिंग करते हैं। स्टूडेंट्स, इस बात का आपको पता है कंबस्शन रिएक्शंस क्या होती है। तो कंबस्शन रिएक्शन भी आप करते हैं, तो ये कितना हो गया
CO2 to H2O और हीट। तो काफी एनर्जी निकलती कंबस्शन रिएक्शन में, जो आप कुकिंग वगैरह हर चीज के लिए यूज करते हो। जितने भी फ्यूल्स हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो है वो भी अंडरगो कंबस्शन विद इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का यूज आपको पता है कि ऑक्सीजन कहाँ पे यूज हो रही है। रेस्पिरेशन तो आप कर ही रहे हैं जिसमें ऑक्सीजन का यूज हो रही है, और कुछ कैटालिटिक ऑक्सीडेशंस भी होती हैं। कैटालिटिक ऑक्सीडेशंस भी हम करते हैं। कैटालिटिक ऑक्सीडेशन की बात कर रहा हूँ मैं। तो जैसे सल्फ्यूरिक एसिड के लिए क्या करते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड गैस को ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीडाइज कर देते हैं, तो SO3 बना देते हैं। तो ये एक रिएक्शन आपको पता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वैनेडियम पेंटाऑक्साइड कैटलिस्ट होता है। दिस रिएक्शन इज यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ H2SO4। तो सल्फ्यूरिक एसिड बनाने के लिए ये रिएक्शन का काफी यूज हम करते हैं, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। तो कुछ कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हम रिएक्शन करते हैं स्टूडेंट ऑक्सीजन के साथ। ये सारी रिएक्शन समझ आई ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन के बारे में पता है कि ऑक्साइड्स तो आपको पता चला, लार्ज नंबर ऑफ ऑक्साइड्स एग्जिस्ट स्टूडेंट। बहुत सारे ऑक्साइड्स बनाते हैं ऑक्सीजन के। और ऑक्साइड्स के बारे में जो मेन क्वेश्चन है, एसिडिक ऑक्साइड कौन से होंगे, बेसिक ऑक्साइड्स कौन से होंगे, एम्फोटेरिक भी होते हैं, न्यूट्रल भी होते हैं। इस तरह के ऑक्साइड्स बनाते हैं। एसिडिक भी होते हैं, बेसिक ऑक्साइड्स भी होते हैं स्टूडेंट, और एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स भी होते हैं, और न्यूट्रल ऑक्साइड्स भी होते हैं। ऑक्सीजन की एक प्रॉपर्टी है, ये कंबाइन करेगा ऑक्साइड्स बनाएगा। ऑक्साइड में ऑक्सीजन O2 माइनस है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस है। तो अगर एसिडिक और बेसिक में क्या होता है, जो मेटल्स होते हैं, मेटालिक ऑक्साइड्स होती हैं स्टूडेंट, वो बेसिक होने वाली है। और जो नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स हैं स्टूडेंट, नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स, वो एसिडिक होने वाली है। नॉन मेटालिक ऑक्साइड जितनी भी होंगी वो एसिडिक होंगी। आपने SO2 की बात की, आपने CO2 की बात की, आपने N2O5 की बात की, आपने Cl2O7 की बात की। ये सब क्या है, ये नॉन मेटल्स हैं। उनके जो ऑक्साइड्स होंगे स्टूडेंट वो एसिडिक होने वाले हैं। आपने सोडियम ऑक्साइड की बात की, कैल्शियम ऑक्साइड की बात की, मैग्नीशियम ऑक्साइड्स की बात की। ये सारे मेटालिक ऑक्साइड्स हैं, मेटल वाले। तो ये पानी के अंदर रिएक्ट करके एसिड बनाएंगे, ये वाटर के साथ रिएक्ट करके बेस बनाएंगे। और Al2O3 का आपको पता ही है, ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स है स्टूडेंट। ये एसिड के साथ भी रिएक्ट करता है और बेस के साथ भी रिएक्ट करता है। ये एक इंपॉर्टेंट है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है वो एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स है स्टूडेंट्स। और आपके पास CO है, NO है, ये जो है कार्बन मोनोऑक्साइड CO, N2O, ये न्यूट्रल ऑक्साइड। इस तरह से ऑक्सीजन के बारे में हमें पता है कि किस टाइप के ऑक्साइड बना सकते हैं। जो क्वेश्चन पेपर में आते हैं मैं उसी के बारे में ज्यादा आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, किस टाइप के पेपर में क्वेश्चन आए हैं। तो Al2O3 के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है कि ये एम्फोटेरिक है। ये क्या करता है, HCl के साथ रिएक्ट किया और आपने इसको वाटर के साथ रिएक्ट किया, वाटर के साथ रिएक्ट किया इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो ये एक बनाता है कॉम्प्लेक्स AlH2O6, AlH2O6 3+। तो यहाँ पर ये एसिड है और ये एक बेस है। बेस और एसिड रिएक्ट कर रहे हैं, और आपको आज कितने हैं, क्लोराइड आयन, 6 क्लोराइड आयन हैं। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड कैन एक्ट एज ए बेस एज वेल एज एन एसिड। तो Al2O3 का रिएक्शन अगर मैं एसिड कह रहा हूँ तो इसको मैं NaOH के साथ रिएक्ट करने जा रहा हूँ। अब ये रिएक्शन आप देख लेना, ये इंपॉर्टेंट है, ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। आप इसको याद करेंगे, कैसे लिखने की कोशिश करें, 2-3 बार तो हो जाएगी। यहाँ पे बनने वाला है AlOH6 और यहाँ पे Na3 है। तो यहाँ पर 6 तो 2Na3AlOH है स्टूडेंट। तो ये एक्वस वाटर।
तो देखो एल्यूमिनियम ऑक्साइड एक इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसीलिए मैंने इसकी रिएक्शन भी लिखी। ये रिएक्शन आपको लिखनी आनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन ये आया कि शो दैट Al2O3 इज ए एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ये क्वेश्चन आ चुका है पेपर में। Al2O3 इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड। स्टूडेंट, एम्फोटेरिक ऑक्साइड के ऊपर कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है सीबीआई से, तो आपको रिएक्शन दिखानी पड़ेगी, एक बार एसिड से एक बार बेस से, तो ये शो करने के लिए कि Al2O3 जो है इट कैन एक्ट एज एन एसिड एज वेल एज ए बेस। तो ऐसे कुछ हमारे पास ऑक्साइड्स हैं जो एम्फोटेरिक होते हैं, और नॉन मेटल के और मेटल के ऑक्साइड जो होंगे वो बेसिक होंगे, नॉन मेटल के एसिडिक होंगे, और न्यूट्रल भी आपने हमने देखे कार्बन मोनोऑक्साइड N2O जैसे। इसको नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं स्टूडेंट। अब कुछ ओजोन के बारे में भी देख लेते हैं। ओजोन जो है इज एन एलोट्रॉप ऑफ ऑक्सीजन। ओजोन इज एन एलोट्रॉप ऑफ ऑक्सीजन स्टूडेंट। तो ओजोन को हम बनाते हैं बाय साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। ओजोन इज प्रिपेयर्ड बाय द साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ऑफ ऑक्सीजन। हमने क्या किया, ऑक्सीजन जो है इसके ऊपर एक इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पास किया है, लेकिन ये साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज है, तो इससे क्या बन जाएगा स्टूडेंट, और यहाँ पे हमारे को मिलने वाला है ओजोन। लेकिन एक चीज देखिए, ये जो डेल्टा एच इसकी है फॉर्मेशन, जो इसकी डेल्टा एच रिएक्शन है ये पॉजिटिव है स्टूडेंट। इसमें जो हीट एब्जॉर्ब होती है कितने किलो होती है, ये प्लस 142 किलो जूल पर मोल। तो देख रहे हैं कि रिएक्शन इज एंडोथर्मिक, इन्वॉल्व्स एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट। तो इसलिए ये स्टेबल नहीं है, ये स्टेबल नहीं है स्टूडेंट। इसको जरा भी हीट मिलेगी तो ये टूट जाएगा, इसको हीट मिलेगी ये टूट जाएगा, वापस ऑक्सीजन में चले जाएगा, वापस ऑक्सीजन में चले जाएगा। इट इज नॉट दैट स्टेबल, इट इज नॉट दैट स्टेबल बिकॉज यू कैन सी दैट रिएक्शन इज एंडोथर्मिक। और यही क्वेश्चन उसने पूछा था, व्हाई साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इज यूज्ड। साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज क्यों यूज किया जाता है ऑक्सीजन ओजोन की प्रेपरेशन के लिए, यूज्ड फॉर प्रेपरेशन ऑफ ओजोन। कौन आंसर कर रहा है स्टूडेंट इसका, व्हाई साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इज यूज्ड फॉर द प्रेपरेशन ऑफ ओजोन। देखो ऑक्सीजन से ओजोन आपने बनाई, हीट एब्जॉर्ब हो रही है, अगर आपने साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज नहीं यूज किया तो वो उसको हीट मिलेगी, वो टूट जाएगा। So because O3 formation is endothermic and it will decompose on heating. तो इसको हीट मिलेगी, अगर आपने इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज नहीं किया तो it will break down to give back the oxygen। तो इसलिए ये एक रिएक्शन में इतनी हीट एब्जॉर्ब हो रही है, उसको अगर हीट मिल गई तो वापस टूट जाएगा, तो डिसोशिएट हो जाएगा स्टूडेंट्स। ये क्वेश्चन आया था, मैंने इसलिए इसको डिस्कस कर दिया। अब ओजोन का क्या यूज है स्टूडेंट, इसके बारे में आप जानते हैं कि ओजोन जो है हमारे एटमॉस्फेयर को प्रोटेक्ट करता है। ओजोन इंपॉर्टेंट क्यों हो गया, आपको पता है कि देयर इज अ ओजोन लेयर इन द अपर एटमॉस्फेयर में एक ओजोन की लेयर है। ये क्या करती है, इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम यूवी रेडिएशन।
तो यूवी रेडिएशन को हमारे तक नहीं पहुंचने देती, उससे ये हमें प्रोटेक्शन देती है, प्रोटेक्शन देती है। और आपने सुना है कि ओजोन होल की बात सुनी है कि ओजोन का होल है, ओजोन डिप्लीशन हो रही है। अब ऐसी कुछ गैसेज हैं जो एटमॉस्फेयर में हम छोड़ रहे हैं, जिसके कारण ओजोन जो है उसका जो वो उसमें होल क्रिएट हो रहा है वो कम हो रही है वहां पर, तो वहां से यूवी रेडिएशन आ जाएगी हमारे पास, तो वो हमें डैमेज करेगी, ये एक सीरियस थ्रेट टू द लाइफ ऑफ स्टूडेंट। तो आपको पता है कि ऐसा क्यों हो रहा है और वो कौन सी गैसेज हैं जिसके कारण ये हो रहा है स्टूडेंट। ओजोन जो है आपको ऑलरेडी पता है कि कौन सी जो गैसेज हैं वो यहाँ पर रिएक्ट करती हैं ऑक्सीजन के साथ। तो अगर इस पे क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, इसलिए मैंने बताया कि ओजोन जो लेयर है, ओजोन होल क्या चीज है। तो जो हमारे एग्जॉस्ट गैसेज होती हैं, जो सुपरसोनिक जेट्स हैं, जो सुपरसोनिक जेट्स हैं स्टूडेंट, ये जो एरोसॉल्स आप स्प्रे करते हैं और ये जो रेफ्रिजरेंट आप यूज कर रहे हैं, तो ये एग्जॉस्ट गैसेज जो है, ये एग्जॉस्ट गैसेज है, ये क्या करती है, जैसे NO गैस है तो ये ओजोन के साथ रिएक्ट कर जाएगी एटमॉस्फेयर में और आपको मिल जाएगा NO2 गैस, NO2। तो ये डिप्लीट कर रही है, डिप्लीशन हो रही है, तो इससे ऑलरेडी ये कह रहे हैं कि ओजोन होल बन गया है, तो यूवी रेडिएशन फिर पहुंच जाएगी, तो ये हमारी जो लाइफ को थ्रेट पोज कर रहे हैं, तो ओजोन को प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है। बहुत सारे कंट्रीज में ये एरोसॉल रेफ्रिजरेंट्स भी बैन हुए हैं, क्लोरोहाइड्रोकार्बन्स का नाम आपने सुना होगा, वो रिएक्ट करते हैं, और ये सुपरसोनिक जेट्स होते हैं वो जो एग्जॉस्ट करते हैं NO गैस वगैरह, वो ओजोन के साथ रिएक्ट कर रही है। क्या कर रही है? रिएक्ट कर रही है स्टूडेंट। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं उनके बारे में मैं डिस्कशन कर रहा हूं आपके सामने। अब मेन चीज ये है कि ओजोन जो है स्टूडेंट, इट कैन एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब ये उसने पूछ लिया भाई, क्योंकि ओजोन जो है स्टूडेंट आपने देखा है कि ये डिकम्पोज हो जाएगी ऑक्सीजन में और नेसेंट ऑक्सीजन में। ये नेसेंट ऑक्सीजन, नेसेंट ऑक्सीजन तो स्टेबल है ही नहीं, ये तो एग्जिस्ट कर नहीं सकती, ये रिएक्शन में ही बनती है और रिएक्शन में यूज हो जाती है, तो इसलिए ये एग्जिस्ट नहीं कर सकती नेसेंट ऑक्सीजन, ये इमीडिएटली रिएक्ट करेगी और इसलिए ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ओजोन जो है वो एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइज कर देगा स्टूडेंट। अगर मैंने PbS से ओजोन को रिएक्ट कर दिया तो इसने क्या बना दिया, PbSO4 बन गया, आपके पास ऑक्सीडेशन कर दी लेड की और ऑक्सीजन बन गई। तो हमने इसको बैलेंस करना स्टूडेंट, तो 4 और ये कितना हो गया, PbSO4 बन गया, और फिर ऑक्सीजन कितनी चाहिए आपको, 12 है, 12, 8 4 12। अच्छा, यहाँ पर आपने इसने ऑक्सीडेशन कर देगा, ये ऑक्सीडेशन कर देगा स्टूडेंट्स, तो ओजोन कैन एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसी तरह एक और बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो कि पेपर में पूछी जा चुकी है, वो क्या है कि ओजोन जो है व्यू रिएक्ट विद KI सॉल्यूशंस, KI सॉल्यूशन के साथ अगर मैं रिएक्ट करूं ओजोन को स्टूडेंट, तो ये क्या करता है, आयोडीन गैस को लिबरेट कर देता है, तो पोटेशियम आयोडाइड को ये ऑक्सीडाइज कर देता है, आयोडीन गैस इज लिबरेटेड। एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसके बारे में पूछा जा चुका है, और ये बफर पीएच होनी चाहिए। बफर पीएच क्या होती है स्टूडेंट, जहाँ पे अराउंड 9.2 होती है पीएच। इस कंडीशन पर ये रिएक्ट कर गया पोटेशियम आयोडाइड के साथ, पोटेशियम आयोडाइड के साथ वाटर भी है और ओजोन भी है स्टूडेंट, तो आपको क्या मिल गया, मिल गया आयोडीन और आपका मिल गया ऑक्सीजन और हाइड्रोक्साइड। तो आप यहाँ पर I-1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, क्या ऑक्सीडेशन स्टेट है, आयोडीन की -1, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आयोडीन की 0 है, तो -1 से 0 में आ गया,
तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया। आपको पता है कि इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाते हैं, ऑक्सीडाइज हो गया। तो इसने ऑक्सीडाइज कर दिया है आयोडाइड को और आपको मिल गया है आयोडीन। आयोडीन जो होती है स्टूडेंट, इसको आप टाइट्रेट कर सकते हैं अगेंस्ट स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम थायोसल्फेट। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन आपके जितने भी क्वेश्चन एनसीईआरटी में बुक में दिए वो सारे इंपॉर्टेंट, हम सबको करके जाना है पेपर में, उनमें से बहुत क्वेश्चन आएंगे। तो एनसीईआरटी की हर लाइन में बहुत डेप्थ है, उसके अंदर समझना है हमें। हम क्या कर रहे हैं, डी कोड कर रहे हैं एनसीईआरटी को, हर लाइन को पढ़ रहे हैं और उसको समझा रहे हैं। कि यहाँ पर एक क्वेश्चन बन गया पेपर का कि ये आयोडीन गैस जो होती है स्टूडेंट, आयोडीन गैस बन गई और आयोडीन को हम टाइट्रेट कर सकते हैं अगेंस्ट स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम थायोसल्फेट। अगेंस्ट स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम थायोसल्फेट से इसको हम टाइट्रेट कर सकते हैं स्टूडेंट। और अगर हमने ये टाइट्रेशन कर ली Na2H2O3 के साथ, Na2H2O3 को टाइट्रेट कर लिया स्टूडेंट, ये स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है। इससे हमें पता लगेगा आयोडीन का अमाउंट कितना है, और अगर आयोडीन का अमाउंट पता लग जाए तो फिर तो इससे हम एस्टिमेट कर सकते हैं। ये यूज किया जाता है फॉर एस्टिमेटिंग द अमाउंट ऑफ ओजोन गैस। ओजोन गैस ने एक मोल ने 2 मोल से रिएक्ट करके 1 मोल आयोडीन दी है, तो 1 मोल ओजोन 1 मोल आयोडीन दे रहा है। तो अगर हमें पता लग गया कितने मोल आयोडीन है टाइट्रेट करके सोडियम थायोसल्फेट से, तो इससे हम क्या कर सकते हैं, वी कैन मेथड फॉर एस्टिमेटिंग, ये मेथड से हम एस्टिमेट कर सकते हैं O3 गैस को। यही क्वेश्चन आया था पेपर में, हाउ विल यू एस्टिमेट ओजोन गैस। कैसे एस्टिमेट करोगे, बाय रिएक्टिंग इट विद aqueous potassium iodide solution student, and iodine gas will be liberated. We will titrate the iodine gas with standard solution of sodium thiosulfate. ये क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, ये आ चुका पेपर में इसलिए मैंने दे दिया। तो बोर्ड में किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं इनके बारे में आपको हम बता, इनको नोट कर लो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये नोट कर लो स्टूडेंट, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब देखो ऑक्सो एसिड्स के ऊपर क्वेश्चन आने वाला है, वो एक इंपॉर्टेंट है। जैसे हमने आपको बताए थे ग्रुप 15 में फास्फोरस के ऑक्सो एसिड्स पे क्वेश्चन बताए थे कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उनके हमने स्ट्रक्चर बना के दिखाए थे। तो यहाँ भी ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर जो है, ये यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले हैं। सल्फर जो है वो कई ऑक्सीजन एसिड्स बनाता है। आपको ऑक्सीजन एसिड्स का हमने बताया था कि सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बॉन्ड होंगे और OH वाले बॉन्ड भी होंगे ऐसे। तो ये ऑक्सो का मतलब डबल बॉन्ड है, OH का मतलब एसिड, ऑक्सो एसिड है तो ये ऑक्सो बॉन्ड है, ये एसिड है तो मतलब ये प्रोटॉन को दे सकता है H+ आयन रिलीज कर सकता है, H1 आयन रिलीज कर सकता है। तो ये कई प्रकार के ऑक्सो एसिड्स बनते हैं स्टूडेंट। सल्फर के साथ भी बनाता है एक तरीके से सल्फर वाले एसिड्स। तो 2 टाइप के आपने देखे होंगे, जैसे हमने लिखा सल्फरस एसिड लिखते हैं, और मैंने लिखा सल्फरस एसिड। सल्फरस एसिड का हमें वो कह रहा है स्ट्रक्चर बनाइए, एग्जाम में ये क्वेश्चन आ गया, ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ सल्फरस एसिड। अब कैसे बनाओगे सल्फरस एसिड का स्ट्रक्चर, जैसे कि हमने पहले दूसरे भी बनाए थे ऑक्सो एसिड फास्फोरस के। और ये एसिडिक है, ये डायबेसिक है, ट्राइबेसिक है, किस टाइप का एसिड है, इसकी बेसिसिटी क्या है, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, ये सारे क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो देखो H2SO3 की बात मैं कर रहा हूं। तो एक चीज है
जब दो टाइप के एसिड मिलेंगे, अस वाले और इक वाले, सल्फरस एसिड आपने सुना है, सल्फ्यूरिक एसिड सुना है। सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला क्या होता है? H2SO4। दोनों में क्या डिफरेंस दिख रहा है? एक मैं अस लिख रहा हूं, एक मैं इक लिख रहा हूं। आपको पहले भी मैंने बताया कि जब अस लिख रहा हूं UOUS, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा स्टूडेंट? कोई कैलकुलेट कर सकता है? फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन H2SO3, फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन H2SO4। ऐसा क्वेश्चन भी पेपर में कई बार आता है। तो कितना ऑक्सीडेशन नंबर होगा स्टूडेंट? 1 मिनट का वक्त है आपके पास। यू हैव 1 मिनट। फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर, किसका निकालना? सल्फर का। इसके अंदर कितना होगा स्टूडेंट ऑक्सीडेशन नंबर? कौन कैलकुलेट कर रहा है? अरे ये हाइड्रोजन का +1 है, तो ये कितना हो गया? +1 × 2। इसका मैंने x कहा, तो ऑक्सीजन का कितना होता है? +3 ऑक्सीजन × -2 का बताओ = 0। तो कितना आंसर आया? 2 + x - 6 = 0। कितनी आई x की वैल्यू? कितना आया है x? जल्दी बताओ। +2 और ये कितना आया? +4 आया है। और इसमें कितनी है? सल्फ्यूरिक एसिड में, सल्फ्यूरिक एसिड में कितनी निकली है? यहाँ पर कितना आएगा स्टूडेंट? 2 + x - 8 = 0। तो x की वैल्यू कितनी आई? +6। तो यहाँ पर सल्फर +6 में है। देखो H2SO3 में ये +4 में है और H2SO4 में ये +6 में है। तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट को इक में लिखा है सल्फ्यूरिक, तो HURI जो इक लिखते हैं हम। जो एसिड बनते हैं हमारे अस वाले जो हैं वो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट के हैं, इक वाले हायर ऑक्सीडेशन स्टेट के हैं, यही आपको बता रहे हैं। तो ये फ्री स्टेट में भी एग्जिस्ट करते हैं, साल्ट में भी एग्जिस्ट करते हैं। ऑक्सो एसिड में सल्फर ऑक्सीजन की लिंकेज है, सल्फर OH की लिंकेज है, एस्टर्स की लिंकेज और इस तरह से होते हैं। तो लोअर ऑक्सीडेशन वाले जो है हमने, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले जो है हमने उनको OUS में लिखा है और हायर वालों को इक लिखा है, सल्फ्यूरिक, सल्फ्यूरिक। देख रहे हैं? तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट 6 वाली हायर है, ये लोअर है। इस तरह से हमें पता लग जाता है एग्जाम में जब एसिड का नाम लिखता है तो ऑक्सीडेशन नंबर से भी पता लग जाता है अस और इक वाले कौन से हैं। अब इसका स्ट्रक्चर बनाना है, ये तो तुमने नोट कर लिया स्टूडेंट्स, इतना समझ में आ गया ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं और ये तुम्हें आता ही है। तो अब देखो ये सारी चीजें कैलकुलेट हो रही हैं। अब इसका स्ट्रक्चर बनाना। अब पहले तो ये बताओ कि हाइब्रिडाइजेशन क्या है सल्फर की। चलो हाइब्रिडाइजेशन की बात कर लेते हैं। सल्फर की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी स्टूडेंट? कितना है इनका? NH2 NP4 वाले हैं, ये ग्रुप 16 है, ग्रुप 16 वाले हैं। तो सल्फर कितने बॉन्ड बना रहा है स्टूडेंट्स? देख रहे हो कितने बना रहा है? यहाँ पर H2SO3 में, H2SO3 में कितने बॉन्ड बन रहे हैं सल्फर के पास? बनाओ स्टूडेंट्स, आपको 1 मिनट का वक्त मैं दे रहा हूँ। देखो ये 2 H है और 3 है। अगर मैं ऐसे इसको देखूं, H किसके साथ होता है? H तो ऑक्सीजन के साथ मिलेगा ना। 2 H है तो 2 OH है, इसमें 2 OH ग्रुप है। अब एक ऑक्सीजन बची है, एक ऑक्सीजन बची है स्टूडेंट्स 2। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन गए? 2 4। यहाँ पे कितने गए सल्फर के? 2 4 और 6। अब बताओ कि सल्फर के पास कितने हैं? 1 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन सल्फर यूज कर चुका है। अब कितने बचे हैं इसके पास? जल्दी बताओ। लोन पेयर है कि नहीं? इसके पास क्या लोन पेयर है या नहीं स्टूडेंट्स? डू यू थिंक देयर इज अ लोन पेयर और नॉट? फाइंड करो जल्दी से। अरे
ये सल्फर ये देख रहे हो लोन पेयर, तो कितने 4 यूज हुए, 1 2 3 4, सल्फर ने 4 इलेक्ट्रॉन का यूज किया, अभी एक लोन पेयर पड़ा हुआ, तो इसके पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी है। तो बताओगे हाइब्रिडाइजेशन क्या हुई, हाइब्रिडाइजेशन क्या हुई, तो मैं कहूँ बॉन्ड पेयर 3, लोन पेयर 1, तो टोटल 4, तो ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन, तो सल्फर इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। बात समझ में आया मैंने क्या किया स्टूडेंट्स? आई एम जस्ट डिस्कस द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सल्फर। ऑक्सीडेशन नंबर हम निकाल चुके हैं। देखो इसको बनाने का तरीका बहुत आसान होता है कि आपने सल्फर लिखा, 4 मैंने बॉन्ड लगाए हैं sp3 वाले, 4 होते हैं, 4 में से देखो 2 H है इसमें और 3 ऑक्सीजन है, 2 H और 3 ऑक्सीजन है, फार्मूला क्या दिया हुआ है H2SO3। तो 2, अगर मैं O के साथ H लगा रहा हूँ, O के साथ H लगा रहा हूँ, तो दोनों हाइड्रोजन तो गए, 2 ऑक्सीजन गई, 1 ऑक्सीजन बची, तो उसका डबल बॉन्ड मैंने लगा दिया, और फिर क्या बच गया, 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये बन गया हमारा स्ट्रक्चर ऑफ H2SO3 स्टूडेंट, H2SO3। तो दिस इज अ मेथड ऑफ मेकिंग द स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सो एसिड्स। ये पहले हमने फास्फोरस के केस में दिखाए थे, अब हम सल्फर के बता रहे हैं। एग्जाम में ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं बता रहा हूँ आपको, कई बार वो पूछ चुका है, ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ सल्फरस एसिड, और फिर वो आपको उसने सल्फ्यूरिक एसिड का पूछ लिया, ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ H2SO4। अब H2SO4 का स्ट्रक्चर बनाना है स्टूडेंट्स, तो सल्फर की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, सल्फर की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, फिर वही स्टोरी है कि 2 OH तो इसके साथ चले गए और 2 ऑक्सीजन बचे, 2 ऑक्सीजन बचे, तो ये सब सल्फर sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, हाइब्रिडाइजेशन इज sp3। तो इसको मैंने कैसे लिखा, ऐसे ऐसे 4 बॉन्ड बनाए। अब मैंने कहा कि ऑक्सीजन लिया, ऑक्सीजन के साथ एक हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन और लिया हाइड्रोजन, OH तो खत्म हो गए, हाइड्रोजन खत्म हो गई, कितने ऑक्सीजन बचे स्टूडेंट्स, 2, तो वो फिर डबल बॉन्ड, ये लो, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ H2SO4। तो हमने स्ट्रक्चर बना दिया स्टूडेंट H2SO4। H2SO4 का स्ट्रक्चर बन गया स्टूडेंट, H2SO4 का स्ट्रक्चर बन गया। इसको अभी नोट कर लो, इसको भी नोट बन गया, मिटा दूं, अब बना रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ, अब स्ट्रक्चर बना रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ पर ऑक्सो, पर ऑक्सो, पर ऑक्सो है डाई सल्फ्यूरिक एसिड। अब पर ऑक्सो बॉन्ड कौन सा होता है स्टूडेंट, फार्मूला क्या है H2S2O8। अब इसमें पर ऑक्सो का मतलब एक ऑक्सीजन ऑक्सीजन लिंकेज होने वाली है, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन की लिंकेज होने वाली है स्टूडेंट्स। तो कैसे बनाओगे फिर, एक सल्फर एक सल्फर, इसमें क्या लिंकेज है, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन की लिंकेज, देख रहे हो, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, पर ऑक्सो कह रहा है, पर ऑक्सो कह रहा है। तो अब फिर क्या रह गया, मैंने इसके ऊपर 4 लगाए, इसके ऊपर भी लगाए, एक तो इधर है, 3 और लगाए। आप देखो कितने हाइड्रोजन है, 2, एक OH मैंने इसको दे दिया और एक OH मैंने इसको दे दिया, कितने चले गए, हाइड्रोजन मेरे यूज हो गए स्टूडेंट। अब बचा क्या है, ऑक्सीजन कितनी बची है, कितनी मैंने यूज कर ली, 1 2 3 4 यूज हो गई है, 4 ऑक्सीजन मैं यूज कर चुका हूँ, बची कितने हैं, 4 बची हैं। तो फिर लो एक इधर कर दो, 2 और 2, ये स्ट्रक्चर बन गया। तो लो ये मैंने बना दिया पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर स्टूडेंट्स, पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर बन गया। इसमें भी सल्फर sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, इसमें भी सल्फर sp3 हाइब्रिडाइज्ड है स्टूडेंट। कोई ना कोई स्ट्रक्चर एग्जाम में पूछा जाएगा, ध्यान से नोट कर लो, अगर कोई डाउट है तो पूछ लो। पर ऑक्सो का मतलब इसमें ऑक्सीजन ऑक्सीजन लिंकेज थी, हो गया।
स्ट्रक्चर बन गया स्टूडेंट्स? अच्छा, अब आपकी एनसीईआरटी किताब में एक और स्ट्रक्चर पूछा गया है। इसने पूछा ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ, ये पेपर में आ चुका क्वेश्चन, कई बार आ चुका है। ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ ओलियम। ओलियम का फार्मूला क्या होता है? H2SO7। ओलियम, इसको पायरोसल्फ्यूरिक एसिड भी कहते हैं। पायरोसल्फ्यूरिक एसिड भी कहते हैं स्टूडेंट इसको, ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर है। ये क्वेश्चन कई बार पेपर में आ चुका है। देखो जब मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार आ चुके हैं। अब मैंने तुम्हें बताया था पायरो क्या होता है स्टूडेंट? पायरो, पायरोलिसिस पड़ी थी ना, स्ट्रॉन्ग हीटिंग करके पायरोलिसिस करते हैं तो वो टूट जाते हैं। तो इनमें क्या होता है, पायरो में क्या बॉन्ड होता है स्टूडेंट? ऑक्सो में तो मैं दिखा दिया, ये ओ लिंकेज चल रही है। पायरो में कौन सी लिंकेज है, इतना तो हमें याद होना चाहिए, तभी बना पाएंगे। पायरो वाले कौन से होते हैं, उनमें आपको पता है SOS ऐसे बॉन्ड आने वाले हैं। पायरो SOS, ये पायरो है। फास्फोरस ऑक्सीजन, फास्फोरस दिखाया तो पायरो था, फास्फोरिक एसिड। तो ऐसा लिंकेज आने वाला है, क्योंकि होता क्या, पायरो का मतलब है OH और OH दो बार मान लूं स्टूडेंट, तो क्या होगा, इनमें से मैं पानी निकाल दूं तो ये क्या बचता है, O। देख रहे हो, तो ये निकल जाता है, पायरो हो जाती है। पायरो में स्ट्रॉन्ग हीटिंग होती है तो वाटर बाहर चले जाता है। ये ऑक्सीजन लिंकेज दिख रही है, ये वाली लिंकेज है पायरो सल्फ्यूरिक एसिड। ओलियम में ये लिंकेज है। H2S2O7 का स्ट्रक्चर पूछा जा चुका है। तो अब कैसे बनाओगे, फिर तो आसान हो गया। ये लो, ये चले गया। अब इसके ऊपर भी मैंने 4 किए, sp3 हाइब्रिडाइजेशन तुमने बता रखे। अब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ ही जाती है तो मैंने लगा दी। हाइड्रोजन तो खत्म हो गई, 2 ऑक्सीजन चले गई, कितनी बची है स्टूडेंट? 3 ऑक्सीजन चले गई है तो कितनी बची है? 4। तो फिर कर लो पूरी। तो ये क्या बन गया? H2S2O7 का। तो इस तरह से हम बना सकते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। ये जो पायरोसल्फ्यूरिक एसिड का हमने स्ट्रक्चर बना के दिखा दिया स्टूडेंट, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये स्ट्रक्चर्स कई बार पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर स्टूडेंट्स। वी शुड नो हाउ टू मेक दीज स्ट्रक्चर्स। ऑक्सो एसिड बहुत इंपॉर्टेंट है और हमें पता होना चाहिए। हम ग्रुप 16 एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं और ये हमने ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर के सारे ही स्ट्रक्चर बना दिए हैं, सारे ही स्ट्रक्चर बना दिए स्टूडेंट्स। तो ये इंपॉर्टेंट था हमारे लिए, बहुत इंपॉर्टेंट था स्टूडेंट्स। ऑक्सो एसिड्स बहुत इंपॉर्टेंट थे, इसको आपने नोट कर लिया। हमने ऑक्सीडेशन नंबर, हाइब्रिडाइजेशन और स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर जो कि आपकी बुक में दिए गए हैं सारे बना के दिखा। किसी को डाउट है इनमें? अब एक लास्ट चीज और बता दूं, मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड में, ये सल्फ्यूरिक एसिड है किंग ऑफ केमिकल्स कहा जा सकता है। तो आपको पता है कि ये कॉन्टैक्ट प्रोसेस से बनाया जाता है। सिर्फ इसमें कोई खास चीज नहीं है। पहला क्या कर रहे हैं, बर्न कर देते हैं। हमने क्या करना है, सल्फर को बर्न करेंगे तो ऑक्साइड्स बनाते हैं। सल्फर को, सल्फर प्लस ऑक्सीजन से सल्फर डाइऑक्साइड बनने वाली है स्टूडेंट। और सल्फर, लेकिन मेन, इसका जो मेन रिएक्शन पूछा गया है एग्जाम में वो है कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड टू फॉर्म SO3 गैस। तो इसके लिए कौन सा कैटालिस्ट यूज हुआ स्टूडेंट? वेनेडियम पेंटॉक्साइड। और ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, -196 किलो जूल पर मोल हीट निकलती है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ये, एक रिएक्शन एक्सोथर्मिक है स्टूडेंट। तो इसमें 2 बार प्रेशर का यूज किया गया है, प्रेशर 2 बार, और टेम्परेचर 720 केल्विन का यूज किया गया है। और इसको फिर वो रिएक्ट करते हैं, इसको सल्फ्यूरिक एसिड में पास कर दिया जाता है तो ये बनाता है ओलियम। आप ओलियम को डिल्यूट करते रहते हैं तो सल्फ्यूरिक एसिड मिलता रहता है, अराउंड 97% सल्फ्यूरिक एसिड मिल जाता है इससे। तो ये सल्फ्यूरिक एसिड का मैन्युफैक्चर, इसलिए मैंने बता दिया कि कभी कोई क्वेश्चन पूछ ले, लेकिन इसमें एक ही स्टेप मेन था, एक कैटलिस्ट और ये कंडीशंस होती हैं, अंडर व्हाट कंडीशंस आपने बनाया है। ली चाइल्ड प्रिंसिपल का यूज किया जाता है। और H2SO4 एक स्ट्रॉन्ग एसिड है,
ये स्ट्रॉन्ग एसिड है और डाई प्रोटीन है, तो ये आयनाइज करेगा H प्लस HSO4 में स्टूडेंट, तो ये K1 और HSO4 माइनस, फिर ये आयनाइज करेगा H प्लस, इसको मैं एक्वस लिख रहा हूँ क्योंकि वाटर में आयनाइजेशन हो रही है स्टूडेंट। तो ये SO4 2 माइनस है, ये Ka1, ये Ka2, तो Ka1 जो होगा वो मच लार्जर देन Ka2 होगा। इसका रीजन आपको पता ही है, इसका रीजन उसने पूछा था कि द फर्स्ट आयनाइजेशन कांस्टेंट डिसोसिएशन कांस्टेंट इज मच लार्जर देन सेकंड, क्योंकि फर्स्ट वाला न्यूट्रल था, सेकंड वाला नेगेटिव हो गया, नेगेटिव वाला प्रोटॉन मुश्किल से छोड़ेगा, नेगेटिव आयन प्रोटॉन कम देगा, तो Ka1 इज मच ग्रेटर देन Ka2। ये क्वेश्चन पूछ चुका है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, सल्फ्यूरिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड स्टूडेंट्स, और ये एक तरीके से डिहाइड्रेटिंग एजेंट के काम में बहुत ज्यादा आता है, दे आर यूज्ड एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो ये भी एक प्रॉपर्टी पूछी जा चुकी है कि जैसे सल्फ्यूरिक एसिड का मेन क्या रोल है, ये एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम करता है स्टूडेंट, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। तो हमने जो भी प्रॉपर्टीज की है सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में, और ये कॉन्टैक्ट प्रोसेस इसको तुम पढ़ चुके हो ऑलरेडी, और ये सल्फ्यूरिक एसिड जो हमारा है वो एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है स्टूडेंट। H2S concentrated H2SO4 is used as a dehydrating agent। डिहाइड्रेटिंग एजेंट क्या होता है? जो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो अगर मेरे पास C12H22O11 है, ये शुगर है स्टूडेंट, और इसमें अगर हमने कंसंट्रेटेड H2SO4 डाल दिया तो ये क्या करेगा, यहाँ पे 12 कार्बन बन जाएंगे और 11 H2O बाहर चले जाएगा। कार्बन देख रहे हो, 12 कार्बन, तो ये वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है, वाटर को इसको डिहाइड्रेटिंग एजेंट कहते हैं स्टूडेंट, वाटर को सोक कर देता है। और ये एक तरीके से कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग तो नहीं, पर कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का भी काम करता है, ये एक तरीके से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी बन सकता है। तो अगर मेटल्स वगैरह हैं, जैसे कॉपर है स्टूडेंट, कॉपर को ये अगर मैंने कॉपर को रिएक्ट कर दिया कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ, तो क्या बन जाता है, कॉपर सल्फेट बन गया, तो इसने इसको ऑक्सीडाइज कर दिया, सल्फर डाइऑक्साइड बन गया और H2O बन गई, तो Cu कैन ऑक्सीडाइज, तो आपको मिल गया SO2 और H2O। तो इस तरह से ये कॉपर को बैलेंस कर लो रिएक्शन को, कंसंट्रेटेड यूज होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का भी काम कर सकता है। तो मेनली ये स्ट्रॉन्ग एसिड है और इसका बहुत बड़ा यूज है सल्फ्यूरिक एसिड का, इसलिए मैंने ये रिएक्शन बता दी आपको, क्योंकि एग्जाम में अगर उसने कॉन्टैक्ट प्रोसेस में पूछी तो मेन रिएक्शन इसकी सल्फर डाइऑक्साइड की ऑक्सीडेशन है टू फॉर्म SO3। तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट के लिए इसको बहुत बड़ा यूज करते हैं, ये वाटर को निकाल लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। तो ओके स्टूडेंट्स, देन वी विल मीट यू इन अवर नेक्स्ट क्लास। तो ये इसमें जो मेन क्वेश्चन थे आपको समझ में आए, ऑक्सो एसिड सल्फर का स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, इट कैन बी आस्क्ड इन योर पेपर, एंड देन आई विल मीट यू इन माय नेक्स्ट क्लास। गुड नाइट।